ट्रांसपोर्टेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना या लेकर जाना। हमारे बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में और साथ ही साथ जितने भी प्लांट्स हैं उनके बॉडी में भी हमेशा किसी न किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है और इसी के बारे में डिटेल में हमें चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है। अभी हम लोग डीएवी क्लास 7 का साइंस पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है, इसीलिए इसको हम लोग 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका सेकंड पार्ट भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। आपके क्लास के बहुत सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसको आप कभी भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में बताया क्या गया है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होता है। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे होता है ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के बॉडी के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें कुछ ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया और तीसरा खुद ब्लड हो गया। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं अपने बॉडी से फालतू वेस्ट जो होता है, सब्सटेंस जो होता है, उसको कैसे निकाल देते हैं, और उसमें जो जो ऑर्गेन इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में भी सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का टाइटल ही है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स बताया गया, इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, यू नो डैट ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जितना भी लिविंग थिंग्स है, उनको 3 चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए? फूड चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। किस चीज़ के लिए? ताकि वो अर्थ पे सर्वाइव कर सके। ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं। These substances are transported to various part of the body। हमारे बॉडी को जो भी सब्सटेंस चाहिए उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। उसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया गया है, द वेस्ट that are produced by organism are removed from the body। हमारे बॉडी में भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है और जितने सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बॉडी में भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, यानी कि फालतू सब्सटेंस कुछ बन जाता है और उसको फिर हमारा बॉडी बाहर निकाल देता है। तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल हो गया। दीज वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड एंड कलेक्टेड इन एन एरिया फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव्ड। जितने सारे वेस्ट हमारे बॉडी में बनते हैं और दूसरे एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स के बॉडी में बनते हैं, सभी वेस्ट एक जगह कलेक्ट होते हैं और उसके बाद उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो इतने सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका वो मीनिंग नहीं है जो कि हम लोग जनरली जानते हैं। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या जानते हैं कि गाड़ी पे बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाना, डिफरेंट मेथड से। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ? सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के अंदर, प्लांट्स के बॉडी के अंदर और एनिमल्स के बॉडी के अंदर। तो इसका डेफिनेशन कैसे हम लोग लिखेंगे? वो वाला ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं है जो डेफिनेशन लिख देंगे। इसका डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये वाला लाइन जो है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस के मूवमेंट का जो प्रोसेस होता है, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह तक, इन एन ऑर्गेनिज्म, कहाँ पे? एक ऑर्गेनिज्म में, यानी कि एक लिविंग थिंग्स में, इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग को पता भी होगा कि जितने सारे लिविंग थिंग्स है वो सेल के बने होते हैं, और जो लिविंग थिंग्स एक सेल का सिर्फ बना होता है ना, उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो लिविंग थिंग्स बहुत सारे सेल से बना होता है, जैसे कि हम लोग, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन इज ईजी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं ना, उसमें बहुत ईजी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। Here simple processes like diffusion and osmosis help in the movement of different substances। इसमें हमें 2 ही प्रोसेस देखने को मिलता है, या तो ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑस्मोसिस प्रोसेस से होगा।
लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेल से बने होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, उसमें कैसे होता है यहाँ पे उसके बारे में डिटेल बताया गया है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, तो उसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। However, they stay connected so that each part receives its required substance while the unwanted material are eliminated from the body। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिस जिस पार्ट से होकर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, सभी पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्लास 6 में पढ़े होंगे, उसमें जितना भी पार्ट इन्वॉल्व होता है सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जिस जिस पार्ट को जिस जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है ना हमारे फूड से, वो उसको एब्जॉर्ब करते जाता है, और फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होता है ना वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि मल्टी सेलुलर है, यानी कि एक से अधिक सेल से बना हुआ है। सिंपल प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस are not sufficient here for transportation as a lot of time would be needed in such case। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसमें अगर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होना स्टार्ट हो गया ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मान लीजिए हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो मुंह से डायरेक्टली खा लेते हैं। अगर डिफ्यूजन के थ्रू हम लोग खाना खाने लगे ना, या ऑस्मोसिस के थ्रू, तो हमारे बॉडी में खाना पहुंचते पहुंचते 3-4 साल का समय लग जाएगा एक प्लेट खाना पहुंचने में। तो सोचिए कितना ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए हमारे बॉडी में और बाकी के जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी में कुछ खास स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गेन्स के हेल्प से होता है, और उसी के बारे में यहाँ से आगे हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका टाइटल है ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन का ही एक टाइप है जो कि हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। अब इसको पहले हम लोग फिगर के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद इसको लाइन बाय लाइन रीड करके भी हम लोग देख लेंगे। तो ट्रांसपिरेशन होता क्या है? प्लांट्स जो होते हैं ना, ज़मीन के अंदर रूट के हेल्प से जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है ना, उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं कंटिन्यूसली। इसी कारण से प्लांट में ना कुछ एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है जिसका यूज़ प्लांट्स नहीं कर पाते हैं। तो जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो लीफ के थ्रू बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। एकदम सिंपल प्रोसेस है। अब इसके बारे में यहाँ से हम लोग रीड कर लेते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द प्लांट सरफेस, स्पेशली फ्रॉम द स्टोमाटा ऑन इट्स लीव्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डेफिनेशन हो गया ट्रांसपिरेशन का। आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वाटर का इवेपोरेशन होता है। वाटर जो है ना, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पे? फ्रॉम द प्लांट सरफेस, प्लांट के सरफेस से ये कन्वर्जन होता है। स्पेशली फ्रॉम द स्टोमाटा ऑन इट्स लीव्स, और ये जो कन्वर्जन होता है वाटर से वाटर वेपर में, स्पेशली कहाँ पे होता है? लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, वहीं पे कन्वर्जन होता है, और वहीं से वाटर वेपर बाहर एटमॉस्फेयर में निकलकर चले जाते हैं। यू मे वंडर वाई अ प्लांट लूजेज वाटर दैट इट हैज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। आप लोग सोचते होंगे कि प्लांट इतना मेहनत से जो पानी को एब्जॉर्ब किया, इतना आसानी से उसको लूज क्यों कर देता है स्टोमाटा के थ्रू? तो इसका रीजन तो आपको पहले ही बताया। जब एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है ना, तो उसी को वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी से निकाल देता है। वही यहाँ पे बताया गया है। दैट प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो होता है मिट्टी से दो चीज़ लेता है, वाटर भी लेता है और मिनरल्स को भी लेता है। वाइल मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर यूटिलाइज्ड, मिनरल्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादातर हो ही जाता है। द वाटर इज़ नॉट फुली यूज्ड अप, लेकिन पानी जो होता है ना, उसका इस्तेमाल पूरे तरीके से नहीं हो पाता है। इट इज़ दिस एक्सेस और अनयूज्ड वाटर दैट नीड्स टू बी इवेपोरेटेड आउट, और जितना भी बचा हुआ पानी होता है ना, जिसका यूज़ नहीं हुआ रहता है, उसी को इवेपोरेट करके ये जो प्लांट होता है अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में कुछ और डिटेल्स यहाँ पे हमें बताया गया है। लिखा है ट्रांसपिरेशन इज़ बेनिफिशियल टू द प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। क्यों होता है? इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल विच हेल्प्स वाटर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज। मान लीजिए अगर कोई लंबा पेड़ है, बहुत लंबा पेड़ है, तो ऊपर तक पानी का ज़रूरत पड़ता है।
तो जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से यहाँ पे खाली होता है ना, तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। उस जगह को भरने के लिए तेज़ी से वाटर नीचे से फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है और उसके बाद ऊपर का पानी का कमी को फिर से फिल कर देता है। आगे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के बारे में कुछ और डिटेल्स हमें बताया गया है, जैसे कि ट्रांसपिरेशन इज बेनिफिशियल टू द प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। क्यों होता है? इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल विच हेल्प्स वाटर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज। मान लीजिए कि ये एक बहुत ही ऊंचा पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर भी तो पानी का ज़रूरत पड़ता है ना, तो पेड़ के ऊपर तक पानी कैसे पहुंचेगा? ये पहुंचता है ट्रांसपिरेशन के कारण ही। जब यहाँ से वाटर इवेपोरेट होकर निकल जाते हैं, उसके कारण से एक सक्शन क्रिएट होता है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसके कारण से ये जो रूट्स होते हैं ना और तेज़ी से पानी को ऊपर भेजते हैं, तो वाटर का सर्कुलेशन बना रहता है और प्लांट के ऊपर वाले पार्ट को भी पानी मिलते रहता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू लोअर द प्लांट्स बॉडी टेम्परेचर इन समर्स। गर्मी के दिनों में प्लांट्स के बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के कारण ही मेंटेन रह पाता है। जैसे कि गर्मी के दिनों में हम लोग को भी स्वेटिंग होता है, पसीना आता है हमारे बॉडी से, और पसीना आने के बाद जब हम लोग हवा में जाते हैं तो हमारा बॉडी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, पूरा हमें ठंडा फील होने लगता है। उसी तरीके से प्लांट्स का बॉडी भी ठंडा फील होने लगता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के कारण। ये भी तो एक तरह का स्वेटिंग ही हो रहा है ना। इट मे बी कॉल्ड अ नेसेसरी एविल। ट्रांसपिरेशन को हम लोग नेसेसरी एविल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किया गया है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। नेसेसरी यानी कि ज़रूरी हम लोग क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके कारण प्लांट के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और इसके बॉडी से जो एक्सेस वाटर होता है वो निकल जाता है। एविल हम लोग क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से लॉस ही तो हो रहा है ना, प्लांट के बॉडी से वाटर निकल रहा है तो लॉस हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको एविल बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है उसको नेसेसरी एविल बोला गया है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, इसमें लिखा है अ सिंगल मेज प्लांट लूजेस अबाउट 245 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन इन वन ग्रोइंग सीजन। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पे बोला जा रहा है कि मकई का जो पौधा होता है ना, वो 245 लीटर पानी को लूज कर देता है, इवेपोरेट कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पौधा में कितना ज़्यादा पानी लगता होगा। फार्मर्स इतने ज़्यादा नीड को कैसे फुलफिल करते होंगे, कितना मेहनत करते होंगे एक एक प्लांट को उगाने के लिए। अब आते हैं इस चैप्टर के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका टाइटल है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के बॉडी के अंदर कैसे सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसके बारे में डिटेल में हमें यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे लिखा है इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स देयर इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। दिस इंक्लूड, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी हायर एनिमल्स है, हायर एनिमल्स कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे एनिमल्स जिनके पास वेल डेवलप्ड ऑर्गेन्स है, वेल डेवलप्ड बॉडी पार्ट्स हैं, उनको हम लोग हायर एनिमल्स बोलेंगे। उसका एक एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स भी है, यानी कि हम लोग भी हायर एनिमल्स कहलाते हैं। उनके बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसको यूज़ करके सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और वो क्या क्या सब्सटेंस होते हैं? जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, पचा हुआ खाना हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में होता है। और एक्सक्रीटरी वेस्ट, यानी कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारे बॉडी से बाहर वो निकल जाता है। तो इन सभी सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ से डिटेल में हमें पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इसके बारे में हम लोग क्लास 6 में भी डिटेल में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि अब हम लोग क्लास 7 में आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है द सर्कुलेटरी सिस्टम इन हायर एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं ना, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो पाया जाता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो हार्ट है, दूसरा ब्लड वेसल्स हैं और तीसरा है खुद ब्लड। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल नाउ। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में हमें एक एक करके पढ़ना है। अब यहाँ से हम लोग को डिटेल में पढ़ना है अपने हार्ट के बारे में। यहाँ पे इसके बारे में लिखा है द हार्ट इज ए हॉलो मसल इन द मिडिल लेफ्ट ऑफ द चेस्ट। हमारा जो हार्ट है ना, ये एक हॉलो मसल का बना हुआ है। हॉलो मसल कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हार्ट है वो अंदर से खोखला है, लेकिन हमारे केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे हार्ट में आप लोग जो रहते हैं, हार्ट का लोकेशन अगर पूछा जाए तो हार्ट हमारे चेस्ट के मिडिल लेफ्ट साइड में है। और उसके साथ साथ इसका काम क्या होता है, ये ब्लड को पंप करके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। अब हम लोग को समझना है कि सेप्टम क्या होता है, अपर एट्रियम क्या होता है और लोअर वेंट्रिकल क्या होता है।
इसको पढ़ने से अच्छा अगर हम लोग फिगर के थ्रू इसको समझ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में बटा होता है। ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर को हम लोग एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले दोनों चैम्बर को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। एट्रियम राइट साइड वाले को हम लोग राइट एट्रियम बोलेंगे और जो लेफ्ट साइड वाला एट्रियम है उसको हम लोग लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। उसी तरीके से राइट साइड वाले वेंट्रिकल को हम लोग राइट वेंट्रिकल बोलेंगे और लेफ्ट साइड वाले वेंट्रिकल को हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो हमारा हार्ट है ना बीचों बीच एक मसल के थ्रू 2 पार्ट में बटा हुआ है और इसी मसल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में सेप्टम का डेफिनेशन पूछे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा और अगर आपको अपर एट्रियम और लोअर वेंट्रिकल को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। अब इस वाले पैराग्राफ में हम लोग को डिटेल में बताया गया है कि हम लोग का जो हार्ट है वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है, लेकिन इसको पढ़कर ना हमको कुछ अच्छे से समझ में आया ना आपको हम अच्छे से समझा पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम लोग फिगर के थ्रू अच्छे से समझ ले इसको। लेकिन फिगर के थ्रू समझने से पहले हम लोग को यहाँ पे 2 टर्म अच्छे से समझना पड़ेगा, जिसमें कि पहला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन को लेकर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाता है। तो जब ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जा रहा होता है ना तो उसके पास ऑक्सीजन होता है, उस केस में उस ब्लड को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जब ब्लड वापस आ रहा होता है तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, उस केस में उस ब्लड को हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे एक प्रोसेस भी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि है ऑक्सीजनेशन। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाता है ना तो उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। इस फिगर के थ्रू हम लोग डिटेल में समझेंगे कि हमारा हार्ट ब्लड को कैसे सर्कुलेट करता है। ब्लड हमारे पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जब ऑक्सीजन को पहुंचा देता है तो वापस 2 रास्तों से वो हमारे हार्ट में आता है। एक रास्ता ये है इंफीरियर वेना केवा और एक दूसरा रास्ता ये है सुपीरियर वेना केवा, और दोनों रास्तों से ब्लड आकर राइट एट्रियम में जमा होता है। 2 रास्ता क्यों है, हमारे हार्ट का जो ऊपर वाला पोर्शन है, हार्ट से ऊपर का जितना पोर्शन है वहाँ का ब्लड इस वाले रास्ते से हमारे राइट एट्रियम में आता है और हार्ट के नीचे वाला जितना पोर्शन है वहाँ का ब्लड इस वाले रास्ते से हमारे राइट एट्रियम में आता है। जब हमारा हार्ट बीट करता है ना तो राइट एट्रियम में जितना ब्लड जमा था वो पुश होकर राइट वेंट्रिकल में चले जाता है। अब सारा ब्लड यहाँ पे आ चुका है, इसके बाद वो यहाँ से निकलता है और 2 जगह पे जाता है। यहाँ से देखिए 2 रास्ता निकला हुआ है और इस रास्ते को हम लोग बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। और ये कहाँ कहाँ पे जाता है, ये रास्ता चले जाता है लेफ्ट लंग्स में और ये रास्ता चले जाता है राइट लंग्स में। अब वहाँ पे जाने के बाद ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या हुआ, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन मिलने के बाद वापस उसको हार्ट में आना पड़ेगा, तभी तो हार्ट उसको पुश करके फिर वापस से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक भेजेगा। तो वापस आने का फिर से 2 रास्ता है। लेफ्ट लंग्स का जो ब्लड होता है इस वाले रास्ते से अंदर आता है, इस वाले रास्ते का नाम क्या है, पल्मनरी वेन। और फिर राइट जो हमारा लंग्स है उसका ब्लड इस वाले रास्ते से अंदर आता है और यहाँ पे अंदर आके वो लेफ्ट एट्रियम में जमा हो जाता है। अब सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में है और इस ब्लड को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। लेफ्ट एट्रियम से पुश किया जाता है और वो फिर चले जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में चले गया। अब यहाँ पे ब्लड के पास ऑक्सीजन है, अब इसको जाना है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। फिर ये ब्लड यहाँ से निकलता है और यहाँ इस वाले रास्ते से हमारे बॉडी के अपर पार्ट्स में ब्लड पहुँच जाता है और इसके पीछे से एक रास्ता और है जो कि यहाँ पे निकला है, जो कि हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो बॉडी के लोअर पार्ट्स में ब्लड यहाँ से चले जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और हमारे बॉडी के अपर पार्ट तक ब्लड यहाँ से चले जाता है। तो हमारे हार्ट के अंदर जितना प्रोसेस होता है सब आपको डिटेल में बता दिए, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और अगर थोड़ा भी डाउट रहा तो वीडियो को एक बार पीछे जाके फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे डू यू नो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम लोग अपने ब्लड वेसल को स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग अरेंज कर दें तो उसका लंबाई 1,00,000 किलोमीटर इतना हो जाएगा। सोचिए कितना लंबा ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में पाइप है। अगर हम लोग सीधा खड़े कर दें ना, सबको सीधा लाइन में अरेंज कर दें तो 1,00,000 किलोमीटर लंबा हम लोग को अपना ब्लड वेसल मिलेगा। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला कंपोनेंट जो था वो था हमारा हार्ट। अब दूसरा कंपोनेंट जो कि है ब्लड, इसके बारे में अब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे बताया गया है ब्लड इज अ फ्लूइड मीडियम दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी। हमारा जो ब्लड है ना एक फ्लूइड मीडियम है, यानी कि एक लिक्विड है
जो कि हेल्प करता है डिफरेंट मटेरियल्स को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने में, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में। हमारा जो ब्लड है वो मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला कंपोनेंट यहाँ पे बताया गया है और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे बताया गया है। पहला जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं द सेल कंपोनेंट, सेल यानी कि कोशिका। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, जिसमें कि पहला है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। ये तीनों सेल का ही अलग अलग टाइप है जो कि हमारे ब्लड में होता है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है द लिक्विड कंपोनेंट, और यही कंपोनेंट हमारे ब्लड को लिक्विड बनाता है, और इसका नाम क्या है? ब्लड प्लाज्मा। लेट अस नो लिटिल मोर अबाउट दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। अब सभी कंपोनेंट के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो कंपोनेंट है वो है आरबीसी। इसके बारे में लिखा है आरबीसी आर सेल्स कंटेनिंग द प्रोटीन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन। आरबीसी जो है ना एक ऐसा ब्लड सेल है जिसमें कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, ऑक्सीजन को लेकर जाता है, और इसीलिए इसको हम लोग रेस्पिरेटरी कैरियर भी बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि ब्लड का जो रेड कलर होता है ना वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो आरबीसी में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। ब्लड का दूसरा जो कंपोनेंट है वो है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। इसका काम क्या होता है? दीज आर द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के डिफेंस फोर्स की तरह काम करता है। ये दुश्मनों से हमारे बॉडी को बचाता है। अब कैसा दुश्मन? वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया एंड डेड सेल्स। इसका काम होता है हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमें नुकसान दे सकता है, ऐसा बैक्टीरिया को मारना, और डेड सेल्स को मारना। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, और ये हम लोग को इन्फेक्शन से भी बचाता है। हमारे ब्लड का अगला जो कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट्स। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड को जमने में प्लेटलेट्स हेल्प करता है। दे आर देयर टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इफ़ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स इंजर्ड। अगर हमें कहीं कट जाता है, छिल जाता है, तो आप देखिएगा वहाँ पे जो ब्लड निकलता है ना, धीरे धीरे समय के साथ वो जम जाता है। और ब्लड को जमने में हेल्प कौन करता है? प्लेटलेट्स ही करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड का जो सबसे अंतिम कंपोनेंट है वो है ब्लड प्लाज्मा। इसका काम क्या होता है? ये ब्लड को लिक्विड बनाता है। वही यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। ये स्ट्रॉ कलर का होता है, यानी कि हल्का पीला कलर का होता है, और ये लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, यानी कि इसी के कारण ब्लड जो है वो लिक्विड होता है। That normally holds the blood cells। इसका काम होता है ब्लड सेल्स को होल्ड करके रखना। ब्लड सेल्स कौन कौन? एक तो हो गया प्लेटलेट्स, उससे पहले डब्ल्यूबीसी, उससे पहले आरबीसी। इट मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ द बॉडीज टोटल ब्लड वॉल्यूम। हमारे बॉडी में जितना ब्लड है उसका 55% जो है ना वो ब्लड प्लाज्मा ही होता है। डू यू नो में यहाँ पे रेड ब्लड सेल के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे लिखा है द मेम्ब्रेन और आउटर लेयर ऑफ रेड ब्लड सेल इज फ्लेक्सिबल लाइक अ सोप बबल। जैसे साबुन का बुलबुला होता है ना, और वो कितना फ्लेक्सिबल होता है, उसी तरीके से रेड ब्लड सेल भी बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। उसका आउटर लेयर जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इट कैन बेंड इटसेल्फ इन मेनी डायरेक्शन विदाउट ब्रेकिंग। ये बहुत अलग अलग डायरेक्शन में बेंड हो सकता है और ये टूटता भी नहीं है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द रेड ब्लड सेल मस्ट बी एबल टू पास थ्रू द टाइनीएस्ट ब्लड वेसल। ये जो रेड ब्लड सेल है ना उसको छोटे छोटे ब्लड वेसल तक भी जाना होता है, क्योंकि इसका काम ही होता है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। वही यहाँ पे लिखा है टू डिलीवर ऑक्सीजन वेयर एवर इट इज़ नीडेड। तो फाइनली हमने इस चैप्टर के यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसके बाद जितना सारा टॉपिक बचा उसको हम लोग आने वाले पार्ट में पढ़ लेंगे। अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका सेकेंड पार्ट भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। आज की क्लास में अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी डाउट रह गया तो किसी भी स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मुझे कभी भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सभी ग्रुप्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको साइंस के किसी दूसरे चैप्टर का भी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले पार्ट को देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।